नमस्कार। तारीख 10 जुलाई, दिन सोमवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है प्रेरणा और मैं हूं मोहनलाल शर्मा। आज के कार्यक्रम में बात पहाड़ से मैदानी राज्यों तक हो रही बारिश और अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौर से गुजरने के एक साल बाद क्या है श्रीलंका का हाल। उत्तर पश्चिमी राज्यों में मूसलाधार बारिश के बीच मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब तक कई लोगों की मौत। रास्ता गाड़ी का तो है नहीं, बिल्कुल आधा खत्म है, मतलब सिर्फ बाइक का है। जाने को भी नहीं है, नीचे सब कुछ मारे। वहाँ बच्चे 4-5 बच्चों को लेके हम आए, यहाँ कॉलेज में रुके हुए हैं। यहाँ तो सब कुछ ठीक है, पर नीचे जाने को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। रिकॉर्ड तोड़ हो रही बारिश की क्या है वजह और कब तक सामान्य होंगे हालात, समझेंगे स्काईमेट के प्रमुख महेश पहलावत से। जहाँ पर ये ऑसिलेट करती है, कभी ये फोटेल्स में जाती है, कभी सेंट्रल इंडिया में जाती है, जिधर जिधर ये ऑसिलेट करती है वहाँ बारिश को बढ़ाती है। तो ये जो तीन वेदर सिस्टम है, इसके कारण से बारिश हो रही है और ये आज तक रहेगी। आर्थिक संकट से जूझता श्रीलंका, एक साल में कितने सुधरे जमीनी हालात। I must say that the dent that's been affected by the economic crisis cannot be completely eradicated. मैं मानता हूं कि आर्थिक संकट का हेल्थ सेक्टर पर जो असर पड़ा है वो खत्म करना आसान नहीं है। होंगी खेल की भी खबरें, लेकिन इन सबसे पहले देश और दुनिया का हाल जानिए मोहनलाल शर्मा से। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन का संबंध चट्टान जैसा मजबूत है। बाइडेन लिथुआनिया में नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने से पहले लंदन पहुंचे हैं। मंगलवार को नाटो की वार्षिक बैठक होनी है। ब्रितानी प्रधानमंत्री आवास के बगीचे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोनों देशों के रिश्तों को विशेष बताया। जो बाइडेन कह रहे थे कि ये मुलाकात एक घनिष्ठ मित्र और बड़े सहयोगी के बीच है। हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा रिश्ता चट्टान की तरह बेहद मजबूत है। जो बाइडेन के शब्द। बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बीच ऐसे समय में ये बातचीत हो रही है जब अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर बम देने का निर्णय कर चुका है। ब्रिटेन और कनाडा दोनों ने ही इस पर चिंता जताई है, लेकिन जो बाइडेन का कहना है कि इस पुराने मित्र देश के साथ संबंधों में कोई दिक्कत नहीं है। कीव ने कहा है कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल रूस या आबादी वाले इलाकों में नहीं किया जाएगा। नाटो में ब्रिटेन के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि लॉर्ड पीटर रिकेट्स ने बीबीसी को बताया कि क्लस्टर बमों पर 100 से अधिक देशों ने प्रतिबंध क्यों लगाया है। These are artillery shells which divide into up to 100 different bomblets before they hit. पीटर रिकेट्स कह रहे हैं कि ये ऐसे बम हैं जो जमीन पर गिरने से पहले सैकड़ों बमों में विभाजित हो जाते हैं और ये मुद्दा भी है क्योंकि इनमें से कई ऐसे होते हैं जो फट नहीं पाते हैं और मिट्टी में ही रहते हैं। आने वाले कई सालों तक या कई दशकों तक ये फटते रहते हैं। बच्चे इन्हें उठा सकते हैं और बुरी तरह से वो अपंग हो सकते हैं, इसलिए ये बेहद विवादास्पद हथियार हैं। क्लस्टर बम बेहद खतरनाक हथियार हैं। एक बड़े इलाके में छोटे छोटे हजारों बम फैला देने वाले इन हथियारों की भयावहता को देखते हुए दुनिया भर में 100 से ज्यादा देशों ने इन पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जताई है कि नाटो की इस बैठक से स्पष्ट संकेत मिलेंगे कि यूक्रेन रूस युद्ध खत्म होने के बाद कीव नाटो का हिस्सा होगा या नहीं। रूस की सरकार ने कहा है कि वागनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने वागनर समूह के नाकाम विद्रोह के 5 दिन बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। पुतिन के प्रवक्ता ने कहा कि वागनर समूह के कई लोग उस बैठक में मौजूद थे और ये 3 घंटे तक चली। उन्होंने बताया कि प्रिगोजिन और उनके साथियों ने राष्ट्रपति के प्रति अपनी वफादारी व्यक्त की। विद्रोह के बाद ऐलान किया गया था कि वागनर प्रमुख के खिलाफ सभी आरोप हटाए जा रहे हैं अगर वो बेलारूस चले जाते हैं। जून में वागनर समूह ने विद्रोह किया था और वो रूस की राजधानी मॉस्को की ओर बढ़ने लगे थे। हालांकि इसके बाद वो विद्रोह से पीछे हट गए थे। चीन के गुआंगडोंग प्रांत में एक स्कूल में चाकू से हुए हमले में 3 बच्चे समेत 6 की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में 25 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। 3 मृतकों में एक शिक्षक और 2 पेरेंट्स हैं। हमले में एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। एक प्ले स्कूल में सोमवार को स्थानीय समय के मुताबिक ये हमला सुबह 7:40 पर हुआ। उस समय माता पिता अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने पहुंच रहे थे। पुलिस ने इसे इरादतन हमला बताया है। हालांकि इसके पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं है।
पाकिस्तान के पंजाब के कुछ इलाकों में बाढ़ आने की आशंका जाहिर की गई है। रावी और चिनाब के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों से नदियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। रावलपिंडी, झेलम, एटोक, चकवल, नरोवल, सियालकोट और गुजरावाला में प्रांतीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने बारिश और आंधी की आशंका जताई है। फ्रांस ने अपने राष्ट्रीय दिवस यानी बैस्टिल डे से पहले आतिशबाजी करने, पटाखे रखने या एक से दूसरी जगह इन्हें ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने रविवार को एक आदेश जारी कर 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस से जुड़े समारोह के लिए आतिशबाजी से जुड़े धमाकों पर यानी विस्फोटकों पर रोक लगाई। मोहन, आज लगातार तीसरा दिन है जब देश के ज़्यादातर उत्तर पश्चिमी राज्य जैसे दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बारिश का कहर जारी रहा। इन राज्यों से भारी बारिश के कारण होने वाली तबाही की आवाज़ें, जिनमें से अभी हमने अपने श्रोताओं को सुनाई भी, और तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। बारिश और बाढ़ की भयावह तस्वीरें जिनमें की गाड़ियां बहती हुई दिखाई दे रही हैं, ताश के पत्तों की तरह मकान बिखरते और तटबंध टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं और सुनाई दे रहे हैं। शुरुआत अगर राजधानी दिल्ली से करूं प्रेरणा, तो बीते शनिवार सुबह से ही लगातार हो रही बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब हालात चिंताजनक हो गए हैं। चिंताजनक इस लिहाज से कि बारिश के कारण हुए अलग अलग हादसों में अब 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 घायल हैं। ये दिल्ली की बात कर रही हूँ। उधर यमुना नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। कई इलाकों में पानी भरने के कारण कम से कम 30,000 लोगों को बाहर निकालने की तैयारी है। अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा कि बहुत ज्यादा बारिश हुई है। केवल दिल्ली में नहीं, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में कहीं पे बता रहे हैं 40 साल में पहली बार इतनी, कहीं 50 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, चंडीगढ़ में, पंजाब में, आसपास के चारों तरफ से एरियाज में इससे खबरें आ रही हैं। जाहिर तौर पे लोग काफ़ी परेशान हैं और ये एक ऐसा मौका है जिसमें हम सबको मिलके एक दूसरे की मदद करनी है। ये मौका फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है कि इसने ऐसे क्यों नहीं किया, उसने ऐसे क्यों नहीं किया। मैं समझता हूँ कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जो प्रभावित इलाके हैं, वहाँ की सभी सरकारें अपनी अपने तरीके से लोगों को राहत पहुँचाने के लिए काम कर रही हैं और हम सबको मिलके, सरकारों को और लोगों को मिलके और सभी पार्टियों को मिलके इसके ऊपर लोगों को राहत पहुँचाने की ज़रूरत है। तो प्रेरणा, ये तो केजरीवाल थे। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में अभी और बारिश के आसार हैं। येलो अलर्ट जारी किया गया है और येलो अलर्ट का संकेत प्रशासन को सतर्क करना होता है। वहीं अगर बात दिल्ली से सटे राज्य पंजाब और हरियाणा की करें मोहन, तो पंजाब के कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह बारिश की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कल बात हुई थी फोन पर, तो पंजाब के बाढ़ की स्थिति के बारे में उन्होंने पूछा और हमने सब कुछ बताया कि अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन अगर चाहिए होगा तो हम आपको बता देंगे, अवगत करा देंगे। तो निचले इलाकों में जैसे पटियाला से खबरें आ रही हैं कि वहाँ नदी जो है वो खतरे के निशान के पास पहुँच गई है। घग्गर दरिया जो बहुत इलाके को मार करता है, वो अभी खतरे के निशान के आस-पास है और लगता है कि अगर बारिश रुक जाती है तो घग्गर जो है वो बिना मार करे गुजर जाएगा। और कभी जरूरत पड़ी तो एनडीआरएफ की टीमें भी तैयार हैं और हमारे यहाँ जगह जगह पे सेना के कैंप हैं। तो ये भगवंत मान थे जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। अगर हरियाणा का हम जिक्र करें तो हरियाणा के 16 जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया है और मौसम विभाग जो है वो बहुत ख़राब होने पर रेड अलर्ट जारी करता है और इसमें प्रशासन को तुरंत सक्रिय होने का संकेत मिलता है। लुधियाना के सभी स्कूल आज बंद थे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक आपात बैठक बुलाई। और मोहन, सबसे ज़्यादा तबाही अगर किसी राज्य में हुई है तो वो है हिमाचल प्रदेश। अचानक आई बाढ़ से राज्य में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। मनाली, कुल्लू, किन्नौर, चंबा और मंडी में कई मकान और दुकानें बह गईं। पुलों और सड़कों के टूटने से जनजीवन ठप हो गया। राज्य में रावी, व्यास, सतलज, स्वान और चेनाब समेत सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं और तबाही के बारे में राज्य के मंत्री विक्रमादित्य सिंह क्या बोले? कि हिमाचल में करीबन 765 रोड्स है
जो इससे प्रभावित हुई है। और आज हमारे डिपार्टमेंट द्वारा ये प्रस्तावित किया गया है कि करीबन 550 सड़कें जो है वो खोल दी जाएगी, मगर क्योंकि कई जगहों पे जो डेब्रीज है वो समय समय पर सड़कों के ऊपर आ रहे हैं, जो हालांकि हमने करीबन 342 मशीन्स प्रदेश के अंदर डिप्लॉय करी है पूरे प्रदेश के कोने कोने में, मगर फिर भी जो है इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है और काफ़ी लोगों को जो है वो कुल्लू मनाली में जो स्टैंडर्ड थे, टूरिस्ट थे, उनको सेफली इवैक्यूएट किया गया है। तो ये विक्रमादित्य सिंह हैं जो कि राज्य के मंत्री हैं। दरअसल प्रेरणा होता क्या है कि जब लोग टूरिस्ट पहुंचते हैं पहाड़ी इलाकों में, अपनी छुट्टियां मना के लौट रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा असर उन पर भी पड़ता है कि वो वहाँ पर फंस जाते हैं, स्थानीय लोगों के मकान टूट जाते हैं। तो स्थानीय लोग और टूरिस्ट क्या कह रहे हैं, उनकी आवाज़ें सुनते हैं हिमाचल से। हमें जाना तो शिमला था, बट अब हमें सोलन ही जाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस लैंडस्लाइड। काफ़ी सारे बीच में तो पहाड़ से ही पत्थर गिर रहे हैं। अभी तो आगे रोड ही पूरा ब्रेक है, वन साइड वन वे तो है ही नहीं। आप कहाँ से आ रहे हो शिव? हम तो अभी शिमला से आ रहे हैं। तो शिमला से जो आप आ रहे हैं, जो बारिश हो रही है, किस तरह का रास्ता है? रास्ता गाड़ी का तो है नहीं, बिल्कुल आधा खत्म है, मतलब सिर्फ बाइक का है निकालने का। कहीं होके ही नहीं आए, मतलब बंद है सारा कुछ बारिश की वजह से। तो जो यात्री यहाँ से दिल्ली से जा रहे हैं उनके लिए कितना रिस्की है? रिस्की क्या है, वापस जाओ घर पे, इतना रिस्की है। उधर से निकलेगी नहीं गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं, बाइक से भी प्रॉब्लम है। मेरा नाम भावना है, मैं लंका बेकर से हूँ। हमारे तो सारे घर डूब गए, हमारे को 3 दिन हो गए घर से निकल के। हमारे को तो मुश्किल है बहुत ज़्यादा, जाने को भी नहीं है नीचे। सब कुछ हमारे वहाँ बच्चे 4-5 बच्चे, उनको लेके हम आए, यहाँ कॉलेज में रुके हुए हैं। यहाँ तो सब कुछ ठीक है, पर नीचे जाने को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और हिमाचल प्रदेश में ही मौजूद बीबीसी के सहयोगी आदर्श राठौड़ अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके पास सीधा चल लेते हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सीधे उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। जी आदर्श। जी प्रेरणा, अभी फिलहाल हालात कैसे हैं? बारिश जारी है या राहत है? कुछ इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन मंडी के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बारिश थमी है दोपहर के बाद से, और इससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। और जो बचाव कार्य जिनमें मुश्किल आ रही थी पहले लगातार बारिश की वजह से, उनमें थोड़ी सी तेजी आई है। तमाम सड़कें हैं जो कि टूट चुकी हैं, पुल बह गए हैं, और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, तमाम लोगों की हमने आवाज़ ही सुनी। मौसम विभाग क्या कह रहा है? मौसम विभाग ने 1 दिन के लिए और अलर्ट जारी किया है, और अभी इस वक्त जो है कि जो लोअर हिल्स हैं, जैसे बिलासपुर हुआ, हमीरपुर हुआ, वहां पे थोड़ा सा बारिश होने की ज्यादा आशंका जताई जा रही है। एक मोहनलाल, एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जिससे कि इस बार हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बावजूद नुकसान कम हुआ है। कम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शनिवार को दोपहर के बाद ज्यादातर लोगों के SMS पर एक अलर्ट आया था, जिसमें ये बताया गया था कि हिमाचल प्रदेश के जो 4-5 जिले हैं वहां पर भारी बारिश हो सकती है। ये ऐसा अलर्ट था जिससे लोगों को समय रहते सावधान होने की उनको सूचना मिली, और खासकर उन लोगों को जो कि नदी के साथ साथ जिन्होंने घर बनाए हैं, होटल बनाए हैं या होम स्टे बनाए हैं, वो थोड़ा अलर्ट पे थे। तो उनको पता है कि बारिश हो रही है तो थोड़ा सा अचानक फ्लैश फ्लड आ सकते हैं, तो उन्होंने थोड़ी सी सावधानी बरती। अगर इस तरह के अलर्ट ना होते तो शायद नुकसान जो था वो ज्यादा हो सकता था। अच्छा, ये तो बात हुई कि अगर एक सतर्कता के तौर पर अगर आपके पास कोई मैसेज गिर जाता है तो उसका क्या फायदा होता है, ये इस मामले में भी देखने को मिला। लेकिन आपदा प्रबंधन जो है वहां का विभाग, वो किस तरह से इस चीज को डील कर रहा है? NDRF और जो स्थानीय प्रशासन है वो मिलकर उन जगहों पर मौजूद है, और ये कल शाम से ही और कल सुबह से ही वहां पर एक्टिव थे, जहां पे कुछ पर्यटक फंसे हुए थे। कुछ पर्यटक ऐसी जगहों पे फंसे हुए थे जहां पे उनको खतरा था, यानी कि नदी के किसी दूसरे छोर पे वो कैंपिंग कर रहे थे, वहां पे उनकी जान को खतरा था, तो वहां से भी उनको रेस्क्यू करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। और कुछ ऐसी जगह पे फंसे थे कि जिन्हें लग रहा था कि अब हमें घर लौटना है, हिमाचल से लौटना है, तो वो सुरक्षित थे, लेकिन उनके अंदर बेचैनी थी। तो 2 तरह की समस्याएं प्रशासन को, NDRF वगैरह को आ रही थी, और दोनों को टैकल किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह कहा है कि आगे भी हम इस तरह की चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। वो खुद भी अभी नादौन पहुंचे हुए हैं, जहां पर मोहनलाल, मैं एक चीज बताऊं कि कल जो था वो हिली एरिया में ज्यादा खतरा था, जहां पर पानी बहुत तेजी से बढ़ा, क्योंकि एकदम वैली में पानी आता है तो किनारों में जो निर्माण होता है उसको नुकसान पहुंचता है। अब वो थोड़ा मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रहा है, जहां की जैसे कि हमीरपुर है, कांगड़ा है, वहां पर ब्यास थोड़ा सा एक खुले इलाके से गुजरती है, तो वहां पे पानी पहुंचा हुआ है, तो वहां पे भी जल भराव हो सकता है। तो वहां पे भी पहले से ही प्रशासन ने काफी इंतजाम किए हुए हैं, NDRF की टीमें भी मौजूद है, ताकि कोई इस तरह की घटना हो तो वो उसको संभाल सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श इस पॉडकास्ट में सीधे जुड़ने के लिए।
और प्रेरणा, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में भूस्खलन से 241 सड़कें बंद हैं, कई गांव जिला मुख्यालय से कट चुके हैं और मौसम विभाग ने यहां भी 9 से 13 जुलाई तक प्रदेश के सभी जिलों में कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं नदियां जो हैं वो खतरे के निशान पर हैं और कहीं कहीं जान माल को भारी नुकसान हुआ है। श्रद्धालुओं को लेकर मोहन केदारनाथ जा रही एक जीप जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस पर सवार सभी यात्री गंगा नदी में गिर गए। 5 यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 जो हैं वो घायल हो गए। अब मूविंग स्टोरी है, चूंकि चीज़ें लगातार डेवलप हो रही हैं, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सिलसिले में वहाँ के अधिकारियों से बात की है। पीएमओ की ओर से एक बयान जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाने का काम कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और अन्य सहित कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति और राष्ट्रीय राजमार्गों पर इसके प्रभाव की समीक्षा की है। लेकिन जुलाई महीने में इतनी भीषण बारिश के पीछे की वजह क्या है? मतलब ये बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि क्या मौसम बदल रहा है, क्या पैटर्न चेंज हो रहा है। तो बीबीसी संवाददाता कीर्ति दुबे ने बात की स्काईमेट के प्रमुख महेश पहलावत से। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पहाड़ों पर है और एक टेक्टोनिक सर्कुलेशन है जो पंजाब और हरियाणा पर है, और जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ थी पहले वो सेंट्रल इंडिया के ऊपर थी, तो जहां पर ये ऑसिलेट करती है, कभी ये फुटहिल्स में जाती है, कभी सेंट्रल इंडिया में जाती है, जिधर जिधर ये ऑसिलेट करती है वहां बारिश को बढ़ाती है। तो ये जो 3 वेदर सिस्टम है इसके कारण से बारिश हो रही है और तो ये आज तक रहेगी। कल से क्या है कि एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ थोड़ा सा और नॉर्थ में शिफ्ट हो जाएगी, फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज में, तो वेदर एक्टिविटी दिल्ली में कम हो जाएंगी, आइसोलेटेड रेन रहेगी और 15 या 16 के आसपास फिर ये साउथ में आएगी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ऊपर और हमें फिर से रेन एक्टिविटी बढ़ सकती है, बट इट विल नॉट बी सो हैवी और कंटिन्यूअस, मतलब इतनी ज्यादा नहीं होगी बारिश उस समय। ये स्काईमेट ने कई दिन से बोल रहे थे क्लाउड बर्स्ट और ये हैवी डाउनपोर ये सब बताया था, लैंडस्लाइड मडस्लाइड बताया हुआ था हमने 2-3 दिन से पहाड़ों पर, और लोगों को ये वार्निंग भी दी थी कि वहां ना जाए, और ये हैवी रेन जो दिल्ली वगैरह का सबका अलर्ट दिया हुआ था। ये थी स्काईमेट के प्रमुख महेश पहलावत की आवाज। ये बीबीसी का हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। कार्यक्रम में हम आपको क्या सुनवाने वाले हैं? उन्हें पता था कि अब मौत आने वाली है, बचना मुश्किल है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। काश उनका आखिरी समय थोड़ा बेहतर होता। दरअसल 1 साल पहले श्रीलंका में जो कुछ हुआ, वहां की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गईं और भी बहुत कुछ हुआ, लोगों ने प्रदर्शन किया। इस पर एक विस्तार से बातचीत कार्यक्रम में हम आपको आगे सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आपकी नज़र फेसबुक पर है और मेरी नज़र यूट्यूब पर, और नज़र है कमेंट्स पर। कमेंट्स में मनोहर चमोली की टिप्पणी सबसे पहले मेरे सामने। उत्तराखंड में पर्यटकों ने अराजकता फैला रखी है, अपनी अपनी गाड़ियों में प्लास्टिक यूज एंड थ्रो वाला सामान लेते हैं। इसके अलावा हीरालाल राय कह रहे हैं कि कहीं बारिश, कहीं सूखा, कहीं मलाई, कहीं रूखा। विकास कह रहे हैं कि बिहार पर कुछ बोलें। इसके अलावा मंजू व्यास कह रही हैं कि प्राकृतिक व कृत्रिम आपदाओं का समय है, देखते रहें जब तक इस धरती पर वसुधैव कुटुंबकम और प्रकृति एक साथ नहीं जुड़ते हैं। यूट्यूब के कमेंट्स ले रही हूँ और बसंत प्रसाद वर्मा लिखते हैं कि अब भारी वर्षा की संभावना होने से मौसम विभाग पहले ही SMS से लोगों को सतर्क कर देता है। मनोहर चमोली की आपने टिप्पणी ली थी मोहन जी, वो इस यूट्यूब की टिप्पणी में लिखते हैं कि जो मौसम विभाग का अलर्ट है वो अंग्रेजी में होता है, तो उसे हिंदी में होना चाहिए। वैसे बात तो मतलब हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ लोग अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते तो कैसे करेंगे। मदन लाल लिख रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत में अतिवृष्टि ने लोगों को प्रभावित किया है। इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं कि पंजाब में भयंकर बाढ़ आ गई है, हिमाचल से यानी कि पंजाब में प्रवेश कर गया है। और भी बहुत सारी टिप्पणियाँ हम यानी कि जो मैसेजेस हैं हमारे प्रोग्राम में लगातार आ रहे हैं। आप सुन रहे हैं दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मोहन, साल भर पहले श्रीलंका से जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें जनता में आक्रोश दिखाई दे रहा था। वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, नारे लगा रहे थे। लोगों को जरूरी चीजें खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनों में घंटों खड़े रहना पड़ रहा था।
अब मतलब मैं कहूँ बिजली का हाल ये था कि हाँ, 15 घंटे तक बिजली नहीं होती थी। खाना बनाने वाली जो गैस थी, पेट्रोल थी और डीजल की आपूर्ति लगभग ना के बराबर थी और इसके दाम मतलब आसमान छू रहे थे। और इन सबसे परेशान जो थी वो जनता थी, जिसने कि पिछले साल 31 मार्च को सड़क की ओर अपना रुख किया और सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। और ये प्रदर्शन जन आंदोलन में तब्दील हो गया। 9 जुलाई 2022 को जनता ने सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। उस दिन हर ओर से हजारों लोगों ने राष्ट्रपति भवन, सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और उनके आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया। जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों के बाद देश के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति भवन छोड़कर जाना पड़ा। अब इस घटना को 1 साल हो चुके हैं, तो साल भर बाद शांति तो दिखाई दे रही है, लेकिन क्या सब कुछ बदल गया? बीबीसी संवाददाता इस समय श्रीलंका में मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले मैंने बात की नितिन श्रीवास्तव से और पूछा कि साल भर में स्थितियां कितनी बदल गई। लेकिन 1 साल में ये कहना कि बहुत कुछ बदला है वो एकदम गलत होगा, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा बदले नहीं है। सच्चाई ये है कि जितनी महंगाई थी पिछले साल, जितनी बेरोजगारी थी पिछले साल और जितनी दिक्कतें थी लोगों को पिछले साल, वो भले ही थोड़ा कम हुई हो लेकिन बरकरार है। 2.25 करोड़ का ये मुल्क है और यहाँ पर अभी भी दिक्कतें उसी तरह से हैं। मिसाल के तौर पर पिछले साल हम कैंडी शहर गए थे जब ये पूरा संकट चल रहा था और विरोध प्रदर्शन चल रहे थे कोलंबो में। तो हमारी मुलाकात एक प्रोफेसर डी जोयसा से हुई थी, जो बड़े प्रतिष्ठित आदमी है, कैंडी के थे और वो फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन उनको दवाई नहीं मिल रही थी यहाँ पर, क्योंकि श्रीलंका जो है वो करीब 85% दवाएं अपनी इंपोर्ट करता है बाहर से और वो बहुत परेशान थे। तो इस बार दोबारा हम 1 साल बाद यहाँ लौटे और हमने सोचा कि हम कैंडी का सफर करें और उनके घर पहुंचे। अफसोस कि इस बार दरवाजा उनकी पत्नी ने खोला और उनकी पत्नी मालनी डिजोयसा ने हमसे ये बताया, We didn't have any medicine. दिक्कतें बहुत थीं, पैसे खत्म हो रहे थे, दोस्त मदद कर रहे थे, लेकिन वो अपनी किताब पूरी करना चाहते थे। उन्हें पता था कि अब मौत आने वाली है, बचना मुश्किल है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। काश उनका आखिरी समय थोड़ा बेहतर होता। Last wish was to publish the book. नितिन, आप उनसे दोबारा मिले और आपने उनके हालचाल जाने। सरकार का क्या कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या पहले से बेहतर हुआ है? सरकार क्या कह रही है? देखिए, सरकार के पास इस बात पे ज्यादा विकल्प नहीं है कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कैसे करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो कंट्री में इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है और हमें ये पता है कि श्रीलंका अभी भी सब कुछ ऋण पर कर रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उसको करीब $2.9 बिलियन की सहायता मिली है मार्च के महीने में, लेकिन ये भी सच्चाई है कि करीब $80 बिलियन का कर्ज श्रीलंका के ऊपर है। लेकिन फिलहाल जितने भी मरीजों से हम मिले, जितने भी पीड़ितों से हम मिले, उनकी गुहार लेकर हमने श्रीलंका के हेल्थ मिनिस्टर केहेलिया रंबुवेला का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने हमसे ये कहा, I must say that the dent that's been affected by the economic crisis cannot be completely eradicated. मैं मानता हूं कि आर्थिक संकट का हेल्थ सेक्टर पर जो असर पड़ा है वो खत्म करना आसान नहीं है। हम इसको बेहतर जरूर बना रहे हैं। श्रीलंका अपनी 85% दवाएं और मेडिकल सामान इंपोर्ट करता है। पिछले साल हमारे पास सिर्फ $600 मिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। अब खाना भी इंपोर्ट करना था जिससे लोग भूखे ना रहें। तो हम क्या कर सकते थे? नितिन, स्वास्थ्य सेवाओं की तो हमने बात कर ली, लेकिन श्रीलंका का जो बहुत बड़ा संकट था कि खाने पीने की चीज़ों की बहुत दिक्कत थी, महंगाई बहुत ज़्यादा थी। और मुझे याद है कि पिछले साल जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आप बता रहे थे कि किस कदर लूट मची हुई है। खाने पीने की, पेट्रोल की बड़ी दिक्कत थी। इन पर अभी क्या स्थिति है? देखिए, पेट्रोल की जब हमारी आपकी आखिरी में मुलाकात हुई थी, बात हुई थी पिछले साल, तो लंबी कतारें लगती थी। रात भर लोगों को लगना पड़ता था 10 लीटर पेट्रोल के लिए। अभी वो सिचुएशन थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी राशनिंग है। यानी अगर आप पेट्रोल ले रहे हैं अपनी निजी वाहन के लिए तो 40 लीटर से ज्यादा हफ्ते में आप नहीं ले सकते। और उसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी बात है वो ये है कि श्रीलंका में आज भी खाने पीने की कमी जो है वो बहुत ही ज्यादा है। यानी मुझे ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर हर दूसरा परिवार जो है वो अपनी कमाई का लगभग 70% हिस्सा
खाने में खर्च कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो इतना हिस्सा खाने में खर्च कर रहा है तो दूसरी चीजों में कैसे खर्च करेगा। और इन्हीं सवालों के साथ हम पहुंचे एक स्कूल में, जो सुदूर गांव में एक स्कूल है, करीब 125 मील दूर कोलंबो से दक्षिण में। और वहां बच्चों से सवाल पूछा जा रहा था स्कूल में कि कितनों ने घर में नाश्ता किया है, और उनका वजन लिया जा रहा था। तो मैंने पूछा कि वजन क्यों लिया जा रहा है, तो पता लगा कि उनको घर में खाना नहीं मिल पा रहा है, उनको प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, और ज्यादातर के परिवार खेती करते हैं और गरीबी रेखा के दायरे के नीचे आ गए हैं। और इसी सिलसिले में जब मुझे पता लगा तो ये पता लगा कि यहाँ पर 176 बच्चे पढ़ते थे, जिसमें गांव के 100 परिवार के बच्चे थे। और कक्षा 1 में यानी क्लास 1 में जब हम गए तो 15 बच्चे जो उस दिन स्कूल आए थे, उनमें से 13 बच्चों का जो वजन था वो एवरेज वेट से कम था। तो एक तरह से बहुत ही कुपोषण का खतरा मंडरा रहा है श्रीलंका पर अभी, अगर आप इंटीरियर्स में जाएं तो नितिन ये बताएं कि विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय मदद या इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं जो श्रीलंका के लोगों को आराम दे सकें। विदेशों से मदद आ रही है, लगातार मदद आ रही है। IMF ने भी मदद की है, और भारत और चीन जो श्रीलंका के एक तरह से पुराने सहयोगी रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो अपने जो ऋण है, जो लोन है, उनको रिस्ट्रक्चर करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि श्रीलंका में महंगाई का आलम अभी इस कदर है कि यहाँ पर जो बिजली का बिल है, जो गैस का बिल है, वो 2 गुना हो चुका है। एक अंडा जो यहाँ पर पिछले साल 8 रुपए का मिल रहा था, वो अब 54 से 58 रुपए का मिल रहा है। और आय बढ़ी नहीं है, नौकरियां बढ़ी नहीं है, तो जाहिर सी बात है लोगों को अपने घर चलाने मुश्किल हो रहे हैं। और ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा इस सरकार के पास या अंतर्राष्ट्रीय के जो डोनर्स हैं उनके पास, कि कैसे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए। क्योंकि जब तक अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आएगी, जब तक नई नौकरियां नहीं क्रिएट की होंगी, जब तक व्यापार दोबारा से नहीं चल सकेगा, तब तक लोगों की आय नहीं बढ़ेगी और बढ़ती महंगाई से उनकी कमर टूटती रहेगी। तो श्रीलंका के ताज़ा हालातों की विस्तृत जानकारी दे रहे थे BBC संवाददाता नितिन कुमार श्रीवास्तव। और अब खेल की खबरों के साथ स्टूडियो में पहुंच चुके हैं आदेश कुमार गुप्त। जी प्रेरणा, अगर बैडमिंटन की बात की जाए तो काफ़ी समय बाद भारत के लिए अच्छा समाचार आया जब गैर वरीयता हासिल भारत के लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में उन्होंने उलटफेर करते हुए 5वीं वरीयता हासिल चीन के ली शिफेंग को 21-18, 22-20 से मात दी। लेकिन दूसरी तरफ महिला एकल सेमीफाइनल की बात की जाए तो भारत की PV सिंधु की चुनौती वहां समाप्त हो गई। लेकिन आजकल विंबलडन चल रहा है और सबकी दिलचस्पी है कि वहां क्या कुछ हो रहा है। तो आपको बता दें कि क्वार्टर फाइनल में कुछ खिलाड़ी जगह बनाने में कामयाब हुए, जिसमें 8वीं वरीयता हासिल इटली के यानिक सिग्नेर, इसके अलावा रूस के 7वीं वरीयता हासिल आंद्रे रुबलेव और गैर वरीयता हासिल रूस की रोमन सेफ्युलिन भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला एक वर्ग की बात की जाए तो क्वार्टर फाइनल में पोलैंड की इगा स्वियातेक का सामना यूक्रेन की इलेना स्वितोलिना से और अमेरिका की जेसिका पेगुल का सामना चेक गणराज्य की मार्केटा वनेदुरोसोवा से होगा। इसके अलावा रूस के डेनियल मेदवेदेव भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर पहले जोकोविच 2 सेट जीतने में कामयाब रहे, लेकिन वो चौथे दौर का मुकाबला खेल रहे थे। आदेश, एक और आपको बता दूं कि जो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप है जो कि आयरलैंड में 3 जुलाई से 9 जुलाई तक हुई, उसमें भारत के जो प्रियांश हैं तो प्रियांश जीते और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और जूनियर वर्ल्ड चैंपियन जिसको कहते हैं कि गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। जी हाँ, ये वाकई एक अच्छा समाचार है क्योंकि यही खिलाड़ी फिर जब सीनियर वर्ग में आएंगे तो वो फिर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उधर लीड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में कल इंग्लैंड ने चौथे ही दिन ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 251 रनों का लक्ष्य था जो उसने जैक क्राउले के 44 और हैरी ब्रुक के 75 रनों की मदद से 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। क्रिस वोक्स ने 32 और बारकुड ने 16 रन बनाए और दोनों बैट्समैन नाबाद रहे। इस जीत के साथ इंग्लैंड 5 मैचों की एशेज सीरीज में रोमांचक रूप से वापसी करने में कामयाब रहा, क्योंकि अगर इंग्लैंड इस मैच को हार जाता तो ऑस्ट्रेलिया 3-0 की बढ़त ले लेता, लेकिन अब 2-1 से ऑस्ट्रेलिया आगे है। 19 जुलाई से ओल्ड ट्रैफर्ड में चौथा टेस्ट मैच शुरू होगा। और इसके अलावा बता दें कि जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट था उसमें श्रीलंका और नीदरलैंड्स का आमना सामना था। श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को हराया, लेकिन क्योंकि ये दोनों टीमें फाइनल में पहुंची थी इस वजह से दोनों टीमों ने भारत में होने वाले विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। ये काफ़ी बड़ी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त।
इस वादे के साथ कि कल आपसे हमारी मुलाकात फिर से होनी तय है। प्रेरणा, आप होंगी ना कल प्रोग्राम में? आप नहीं हाँ, मैं नहीं होऊंगा। तो तब तक हम आपसे विदा ले रहे हैं, लेकिन इस दौरान bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। तो प्रेरणा, अब विदा दे दें? बिल्कुल, आप विदा दीजिए और मैं लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।